आप बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। 2011 तक आप कह रहे हैं कि सीरिया जीरो डेट कंट्री थी। यस। और 2011 तक महज 12 साल पहले, जो देश महज 12 साल पहले जीरो डेट कंट्री थी, वो देश आज उस देश को 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। आप क्या कह रहे हैं? यस। उसका ये भी एक कारण था कि सीरिया में भी सेंट्रल बैंक नहीं था रॉथशील्ड का, एक वो बात थी। दूसरी बात है कि 2007 और 8 में मेडिटेरेनियन दरिया में बहुत सारे ऑयल और गैस मिला था। तो जो फ्रांस, ब्रिटेन, जो एंग्लो सैक्सन पावर्स है, वो रेजिम चेंज चाहते थे सीरिया में, जैसे उन्होंने लिबिया में कर दिया था। तो लिबिया के बाद तुरंत वो लोग सीरिया के पीछे लग गए। तो तेल का भंडार जो मिला और पाइपलाइन की लड़ाई थी, क्योंकि सऊदी चाहता था, कतार और सऊदी चाहते थे कि वाया सीरिया पाइपलाइन जाए यूरोप, और असद ने मना कर दिया था कि रशिया, ईरान, इराक हमारी पाइपलाइन है, आप पे तो मुझे भरोसा है ही नहीं। तो ये सब लोग इसको लेकर 2009 के बाद एक तैयारी हुई ब्रिटेन और अमेरिका में और इजराइल में ऑफ कोर्स, कि असद की सरकार को हटाया जाए और हमारा कोई पिट्ठू वहां बिठाया जाए। तो सुन्नी, शिया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये डिवीजन पैदा करके, जिससे पहले हमारे देश पे इसी किस्म के अंग्रेज आए और राज किए थे, तो वही खेल वो लोग ने सीरिया में किया। वहां रुका हुआ है मामला भी, मगर बहुत भयंकर बर्बादी हुई। आधे से आधे शहर वहां बर्बाद हो चुके, एक आध डमेस्टिस और कुछ शहरों को छोड़ दो तो बहुत बड़ी बर्बादी वो लोग ने फैला दी है। अभी बात आती है कि क्योंकि ये ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, एक ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पोस्ट अफगानिस्तान और पोस्ट यूक्रेन बदल रहा है। जब अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो पूरी दुनिया देख रही थी कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर विड्रॉ हो रहा है, वो हार चुका है अफगानिस्तान में। मगर उसके बाद एक न्यू वॉर थिएटर उन्होंने चुना है, यूक्रेन का और ताइवान का। यूक्रेन में तो खुलेआम वॉर चल रही है, मगर उसमें ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदलते जा रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टू द ग्लोबल साउथ। ये उसका एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, उस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे। मगर आज ये हार को समझने की कोशिश करते हैं। जी आशुतोष भाई, टर्की से क्या खतरा है? हार पे हम आ रहे हैं, टर्की से क्या, क्योंकि उसके मूल में ही जा रहे हैं। टर्की और सीरिया से, टर्की से क्या खतरा है? देखिए, बात ऐसी है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस का आपको तो पता ही है कि सेमोर हर्श जो दुनिया के प्रसिद्ध पत्रकारों में से है, जिन्होंने वाटरगेट स्कैंडल को उजागर किया था, निक्सन की सरकार गई थी, ठीक है, उस सेमोर हर्श ने एक हफ्ते पहले ये आर्टिकल लिखा है कि जो बाइडेन के इशारे पे, व्हाइट हाउस के बोलने पे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 उड़ाई गई है। आप सोचे सेमोर हर्श क्या बोल रहा है। और वो पूरा कांड अमेरिका और नॉर्वे ने मिलकर किया है, जिस नॉर्वे को हम लोग ऑस्लो पीस वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। तो सेमोर हर्श बोला कि मेरे पास सबूत है, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 आ रही थी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी और पूरा यूरोप को फायदा था, आज अमेरिका ने वो पाइपलाइन उड़ा दी और बाइडेन ने बोला भी था कि ये पाइपलाइन आपकी रहेगी नहीं, इस हद तक की। सो द पॉइंट इज दैट नॉर्दर्न पाइपलाइन रशिया की जा चुकी है, सेंट्रल पाइपलाइन अभी भी यूक्रेन से एक हिस्से तक चल रही है। तो रशिया ने एक पाइपलाइन साउथ से निकाली है वाया टर्की, अभी वाया फिर जो यूरोप जाएगी। अभी वाया टर्की से भी वो इलाका अस्वस्थ हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो रशिया अपना गैस और ऑयल कैसे भेजेगी यूरोप को? तो टर्की को डिस्टेबलाइज करने का वो भी एक मकसद है, और भी कुछ मकसद है, मगर ये बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है। दूसरी बात यह कि सीरिया जो निशाने पे आया, उसका कारण यह था कि 2006 में जब इजराइल ने एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर की थी लेबनान पे, वो लेबनान की रेजिस्टेंस ने लेड बाय द हिजबुल्लाह, उन्होंने इजरायली आर्मी को रोका और हरा दिया था। उसके बाद वो सीरिया के पीछे पड़े। लेबनान में उन्होंने कोशिश की कि सिविल वॉर हो, सुन्नी शिया वॉर वो हो नहीं पाया। 1970s में बेरूट वॉज दुबई, बेरूट का लेबनीज पाउंड वॉज £1 to $1। मैं जब बेरूट जाता था तो $1 वॉज इक्वल टू 1500 लेबनीज पाउंड, जैसे आज हमारा 80 रुपया होता है टू द डॉलर, वो 1500 था। आज आप मानोगे नहीं आशुतोष भाई, $1 इज इक्वल टू 85,000 लेबनीज पाउंड। वो लोग ने लेबनान को इकोनॉमिकली बर्बाद कर दिया है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम आज अमेरिका के कंट्रोल में है। जो सेंट्रल बैंक चलाने वाला बंदा था रियाद सलाम में, वो अमेरिका का पिट्ठू निकला।
ये हाल हो गया है। आज लेबनान को एक इकोनॉमिक सिस्टम उनकी कोलैप्स कर दी गई। तो लेबनान की बर्बादी इकोनॉमिकली, सीरिया को वॉर से ध्वस्त कर दिया है। और अभी ये जो अंतिम हथियार है जिसको हार्प बोलते हैं, हार्प मीन्स दी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, और उसमें बड़े बड़े विद्वान और विसल ब्लोअर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जिन्होंने किताब लिखी है, इन्होंने ये कहा कि ये एक हथियार अभी अमेरिका के हाथ में है, जिससे अर्थक्वेक्स, इससे रेनफॉल, इससे फ्लड्स, वेदर मॉडिफिकेशन, माइंड कंट्रोल, हाई टेक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स, अर्थक्वेक्स, ये सब ये हार्प से हो सकते हैं।